हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं वीकेएस बायो एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हमने पुष्प की संरचना यानी फ्लावर की स्ट्रक्चर देख ली थी, पुंकेसर के बारे में देख लिया था, परागण के बारे में देख लिया था, परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है वो हमने देख लिया था। तो आज हमारा टॉपिक है स्त्री केसर। पुंकेसर देख लिया एंड सेकंड है स्त्री केसर। अब स्त्री केसर क्या है, स्त्री केसर का जो है पूरा डिटेल हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी और भ्रूण कोश, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्त्री केसर क्या होता है। स्त्री केसर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और मादा जनन अंग को पुष्प में क्या कहा जाता है? जायांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही इनकी पूरी डिटेल्स बता दी थी कि पुमंग पुष्प के अंदर कहाँ होता है, जायांग पुष्प के अंदर क्या कहाँ होता है, इनकी पुष्प में स्थिति क्या होती है, ये मैं अपने जो फर्स्ट लेक्चर था इस टॉपिक का उसमें बता चुकी हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्त्री केसर बोल दो आप, इसको पिस्टल बोल सकते हैं, या फिर स्त्री केसर को आप गुरु बीजाणु पर्ण भी बोल सकते हैं, मेगास्पोरोफिल भी बोल सकते हैं, अंडप भी बोल सकते हैं, कार्पल्स भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट, एग्जाम में यदि इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही है। स्त्री केसर, गुरु बीजाणु पर्ण या अंडप, पिस्टल, मेगास्पोरोफिल और कार्पल्स। अब देखिए स्टूडेंट, जायांग क्या होता है? पुष्प का मादा जनन अंग होता है। स्टूडेंट्स, ये सबसे पहली लाइन आ गई कि पुष्प का मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं, और नर जनन अंग को पुमंग बोलते हैं। यदि जायांग में, अब स्टूडेंट्स पुष्प के अंदर जो है जायांग भाग के अंदर स्त्री केसर होते हैं, तो पुष्प के अंदर एक स्त्री केसर, यदि एक स्त्री केसर उपस्थित हो तो वो क्या कहलाएंगे? एकंडपी कहलाएंगे। और यदि जायांग में बहुत सारे स्त्री केसर हो, बहु स्त्री केसर हो वो पुष्प, तो वो क्या कहलाएगा? बहु अंडपी कहलाएगा। अब जायांग एक से अधिक संख्या में स्त्री केसर या अंडपों से मिलकर बनता है। जायांग भाग के अंदर जो अंडप होते हैं, जो स्त्री केसर होते हैं, वो एक नहीं होता है बल्कि उनका एक पूरा समूह होता है, और वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जायांग का निर्माण करते हैं, मादा जनन अंग का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जायांग में स्त्री केसर एक से ज्यादा होने पर दो स्थितियां होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा डायग्राम, या आप ये वाला देख लीजिए। तो एक के अंदर तो क्या है? अंडप स्वतंत्र है, और दूसरे में अंडप आपस में जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, वही बात आ गई, इसके अंदर वही चीज है, अंडाशय आ जाएगा, वर्तिका आ जाएगा, ऊपर वर्तिकाग्र है ना। और इसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक स्त्री केसर नहीं है, इनमें स्त्री केसर कैसे है? बहु स्त्री केसर, इसके अंदर स्त्री केसर की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में काफी बार क्या होता है कि ये अंडप जो है, ये जो स्त्री केसर है, या तो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जुड़े हुए जब होंगे तो ऐसी कंडीशन को संयुक्तांडपी कहेंगे, सिनकार्पस कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सिनकार्पस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये अंडप जो है वो आपस में क्या है? एक जुड़ी हुई स्ट्रक्चर में है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? सिनकार्पस बोलेंगे। अंडाशय भाग जुड़ जाता है, जब स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो इनका अंडाशय भाग भी आपस में जुड़ जाता है। लेकिन इसमें देखिए, ये अंडप स्त्री केसर जो है वो क्या है? अलग अलग है, स्वतंत्र है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपोकार्पस, वियुक्तांडपी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स कि यदि अंडप या स्त्री केसर स्वतंत्र अवस्था में है तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? वियुक्तांडपी या एपोकार्पस। और यदि अंडप जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस या संयुक्तांडपी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा, स्त्री केसर जायांग बोल दो, या फिर इसको आप गुरु बीजाणु पर्ण बोल दो, या फिर इसको अंडप बोल दो, और उसके अंदर स्त्री केसर की जो स्थिति है वो किस प्रकार की होती है? या तो वो गुच्छे में होते हैं, और या फिर वो जो है स्वतंत्र होते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस हमने देख ली, वियुक्तांडपी और संयुक्तांडपी। अब देखिए, जायांग के तीन प्रमुख भाग होते हैं। स्टूडेंट्स, ये हम जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है तब से इस चीज के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं कि जायांग तीन भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देखिए स्टूडेंट्स, ये सिर्फ जायांग की स्ट्रक्चर है, मादा जनन अंग की स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये ऊपर वाला भाग जो होता है यह कहलाता है वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र भाग ही ऐसा भाग है, या इसको आप एक मंच बोल दो, जिसके ऊपर आकर परागकण गिरते हैं और निषेचन की क्रिया
होती है। और इसके अंदर ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं वर्तिका। और उसके बाद में ये ओवल शेप जो स्ट्रक्चर है, राउंड शेप जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे ओवेरी या अंडाशय कहेंगे। स्टूडेंट्स क्या कहेंगे इसको? अंडाशय। तो स्टूडेंट देखिए कि ये स्ट्रक्चर तो पूरी हो गई, एक किसकी? मादा जननांग की एक स्ट्रक्चर बता दी मैंने आपको, जायंग की स्ट्रक्चर बता दी। लेकिन जब इसका आप अनुप्रस्थ काट करते हैं, इसको एक काट करके देखते हैं तो उसकी एक स्ट्रक्चर इस प्रकार की दिखाई देती है। अब इसके अंदर बाहर की तरफ क्या होता है? ओवेरी वॉल होती है, एक दीवार होती है बाहर की साइड में। उसके अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। और जब हम एक सिंगल कार्पल की, एक सिंगल अंडक की जब हम स्टडी करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स उसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है। वर्तिकाग्र पर परागकण गिरता है, ठीक है। परागकण से क्या निकलती है? नलिका निकलती है, जिसे क्या बोलेंगे? पराग नलिका कहेंगे। और यह नलिका स्टाइल से होती हुई, मतलब वर्तिका से होती हुई ओवेरी तक चली जाती है। किसकी? परागकण की नलिका, उसको क्या बोलेंगे? पराग नलिका बोलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, वर्तिकाग्र से नीचे एक पतला भाग वर्तिका कहलाता है। स्त्री केसर के आधार में फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, ये हमने भी पढ़ा। अब देखिए अंडाशय के अंदर जंतुओं में, हम जंतुओं के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो अंडाशय के अंदर क्या पाई जाती है? गर्भाशय गुहा पाई जाती है, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। वो प्लेसेंटा क्या करती है? भ्रूण की रक्षा करती है और उसको पोषण प्रदान करती है। उसी प्रकार से पादपों के अंदर भी अंडाशय की भित्ति थोड़ी फूल जाती है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बीजांडासन कहते हैं। इसके अंदर पादपों में क्या होता है? ये अंडाशय भाग है, इसकी भित्ति फूल जाने के बाद में किस में बदल जाती है? बीजांडासन में बदल जाती है। और यही बीजांडासन क्या करता है? बीजांड को पोषण प्रदान करता है। बीजांडासन में बीजांड होते हैं, बीजांडासन के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। और यह बीजांडासन बीजांड को पोषण प्रदान करती है। बीजांड को क्या प्रदान करती है स्टूडेंट्स? पोषण प्रदान करती है। यह बीजांडासन संवहन उत्तक की बनी होती है। स्टूडेंट्स हमने 11th क्लास के अंदर उत्तकों के बारे में पूरा डिटेल में हमारा एक चैप्टर था, उसमें नाम आया था संवहन उत्तक। और संवहन उत्तक के मुख्य भाग कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और ये क्या करते हैं? बीजांड को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अंडाशय में बीजांडों की संख्या, अंडाशय भाग जो है उसके अंदर बीजांडासन है, उसके अंदर बीजांड है। और बीजांडों की संख्या क्या होती है? कुछ में एक होती है और कुछ में अनेक होती है। तो जिन पादपों के अंडाशय में बीजांड की संख्या यदि एक है तो उसका एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे? गेहूं और चावल। और जिन पादपों के अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक से अधिक है तो ऐसे पादप के एग्जाम्पल क्या है? पपीता और तरबूज। तो स्टूडेंट्स काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे पादप का नाम बताइए जिनके अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक है, तो आप एग्जाम्पल बता देंगे गेहूं चावल, और यदि अनेक है तो आप बताएंगे पपीता और तरबूज। तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया। सबसे पहले हमने देखा वर्तिकाग्र, फिर हमने देखा वर्तिका, फिर हमने देखा अंडाशय, फिर हमने देखा अंडाशय भाग क्या होता है? थोड़ा सा फूल जाता है और बीजांडासन का निर्माण कर लेता है। बीजांडासन के अंदर बीज बनते हैं और बीजांडासन क्या करता है कि इन बीजांडों को पोषण प्रदान करने का काम करता है। इसके अलावा अंडाशय के अंदर बीजांडों की संख्या हमने देख ली, एक या अनेक होती है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, बीजांड हमने देखा, बीजांडासन के अंदर मैंने आपको बताया क्या होता है? बीजांड होता है। देखिए स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे बीजांड के बारे में कि बीजांड की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। बीजांड हमने देखा, अब हम बीजांड का पूरा डिटेल देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बीजांड परिपक्व होने के बाद क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। एक परिपक्व बीजांड की स्ट्रक्चर जो है वो गोल होती है। मोस्टली पादपों के अंदर बीजांड जब परिपक्व हो जाता है तो उसकी स्ट्रक्चर राउंड शेप गोल हो जाती है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांडकाय उत्तक होता है। ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाएगा? बीजांडकाय उत्तक। और स्टूडेंट इसको इंग्लिश में बोलेंगे न्यूसीलस, न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूसीलस, NUCELLUS, न्यूसीलस। ओके फिर देखिए यह जो बीजांडकाय उत्तक है यह जीवित मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। तो स्टूडेंट्स मृदुत की कोशिकाएं और ये सब हम 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल, तो यहाँ हम सिर्फ जो है बेसिकली इसके ऊपर ही थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीजांडकाय उत्तक जीवित मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, अब देखिए बीजांडकाय एक या दो अध्यावरण के द्वारा घिरा
रहता है, या तो एक अध्यावरण के द्वारा घिरा रहेगा या फिर दो अध्यावरण के द्वारा। ये बीजांडकाय उत्तक जो है, ये वाला भाग इसका जो है, ये कितने अध्यावरण के द्वारा घिरा रहता है? देखिए स्टूडेंट्स, या तो एक के द्वारा या फिर दो अध्यावरणों के द्वारा यह घिरा रहता है। ये इसका क्या कहलाता है? अध्यावरण कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अध्यावरण दो होने पर बीजांड क्या कहलाएगा? द्विअध्यावरणी कहलाएगा। यदि दो अध्यावरण है तो क्या कहलाएगा? द्विअध्यावरणी। और यदि अध्यावरण एक है तो वह बीजांड एक अध्यावरणी कहलाएगा। मतलब ये कि सिर्फ एक अध्यावरण होता यहाँ पे तो बीजांड सिर्फ एक अध्यावरणी कहलाता। और एक अध्यावरणी बीजांड मोस्टली एक बीजपत्री पादपों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स काफी बार क्या होता है कि बीजांड का जो आवरण है काफी बार त्रिअध्यावरणी भी होता है। इसके ऊपर तीन आवरण भी पाए जाते हैं। तो जिन पादपों में त्रिअध्यावरणी होते हैं वे पादप, उनके बीजांड क्या कहलाएंगे? एरिल कहलाता है। वो बीजांड क्या कहलाता है? एरिल। और एरिल ऐसा भाग है जिसको खाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा लीची। लीची का जो गुद्देदार भाग है जिसको हम खाते हैं, जिसके अंदर जूस निकलता है, वो भाग क्या कहलाएगा? एरिल भाग कहलाएगा। और ये किसका एग्जाम्पल है? त्रिअध्यावरणी का एग्जाम्पल है। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किन पादपों के अंदर बीजांड त्रिअध्यावरणी होता है, या फिर लीची जो है वो किसका एग्जाम्पल है? लीची कौन सी अध्यावरणी? तो आप इसके अंदर बताएंगे एरिल का एग्जाम्पल आएगा। लीची किसका एग्जाम्पल है? एरिल अध्यावरणी का एग्जाम्पल। इसका बीजांड कैसा होता है? एरिल होता है ना। इसका एरिल भाग खाने योग्य होता है। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि लीची का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो आप बताएंगे इसका एरिल भाग खाने योग्य होता है। अब देखिए बीजांड द्वार क्या है? बीजांड का शीर्ष भाग अध्यावरण के द्वारा घिरा नहीं होता है, एक छिद्र जैसी संरचना बन जाती है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। देखिए ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाएगा? बीजांड द्वार कहलाएगा, क्योंकि इस भाग के ऊपर अध्यावरण नहीं है। यहाँ पे एक जो है होल लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है और यही भाग क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्या क्या पढ़ लिया? बीजांडकाय उत्तक पढ़ लिया। इसके अलावा हमने क्या देखा? इसके अंदर हमने अध्यावरण देखा। अध्यावरण के अलावा हमने इसके अंदर अब क्या देख लिया? बीजांड द्वार देख लिया। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा पॉइंट होता है? निभाग। बीजांड के आधार भाग को निभाग कहते हैं। यह बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत साइड होता है। देखिए बीजांड की स्ट्रक्चर है, इसका ये जो आधारीय भाग है इसको बोलेंगे चैलेजा या निभाग भाग कहेंगे। और ये निभाग भाग जो है, ये वाला भाग इसका है, ये बीजांड द्वार के बिल्कुल अपोजिट साइड है। देखिए इधर बीजांड द्वार है तो इधर क्या आ जाएगा? निभाग आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखिए, निभाग के बारे में हमने देखा। इसके अलावा नाभिका क्या होती है? नाभिका वह क्षेत्र है जहां बीजांड व्रंत बीजांड जुड़े होते हैं। जहां पर बीजांड व्रंत और बीजांड जुड़े होते हैं वो भाग क्या कहलाती है? नाभिका। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट के ऊपर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। देखिए तो इस वाले भाग के अंदर हम देखें तो ये वाला भाग, देखिए ये वाला, इस वाले भाग के ऊपर यदि हम देखें तो इस वाले भाग के ऊपर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बीजांड जो है वो किससे जुड़ रहा है? यहाँ पर बीजांड व्रंत के द्वारा यहाँ पे जुड़ रहा है। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? नाभिक कहलाएगा। बीजांड व्रंत और बीजांड जहां पर आपस में जुड़ रहे हैं, बीजांड व्रंत और बीजांड की स्ट्रक्चर जहां पर जुड़ रही है, तो ये वाला भाग नाभिका कहलाएगा। हाइलम बोलेंगे इसको। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हाइलम कहेंगे। आगे देखिए, आगे हम देखें तो निभाग के बारे में देख लिया, नाभिका के बारे में देख लिया। इसके अंदर देखिए ये इजीली मैंने बता रखा है कि ये एक स्ट्रक्चर है। देखिए आप, जायांग के ऊपर वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और नीचे अंडाशय है। अब अंडाशय भाग के अंदर आप देखिए बीजांड की स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है। इसमें ये ऊपर वाला भाग निभाग है। इसके अलावा ये वाला भाग है बीजांड व्रंत, और बीजांड जहां जुड़े हुए हैं वो वाला भाग क्या कहलाएगा? नाभिका कहलाएगा। इसके अलावा अब देखिए भ्रूणकोश क्या होता है? एम्ब्रियो शक क्या होता है? बीजांड काय में बीजांड द्वार के पास एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर बीजांड द्वार भाग के अंदर यहाँ पे एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर, एक थैली जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? भ्रूणकोश कहेंगे। भ्रूणकोश का मतलब यही है जहां पर भ्रूण का पोषण होता है, भ्रूण की वृद्धि होती है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बीजांड काय में बीजांड द्वार के पास एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश
कहते हैं। भ्रूण कोश में भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण कोश में भ्रूण का ही निर्माण होगा। जैसे कि जीवों के अंदर, जंतुओं के अंदर आपको पता है उसके अंदर भ्रूण कोश प्लेसेंटा होता है, उसमें किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण कोश में मादा युग्मक मिलता है। अब भ्रूण कोश में क्या मिलता है? मादा युग्मक। भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद होता है क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं? मादा युग्मकों का निर्माण होता है। और परागण में क्या होते हैं? नर युग्मकोद्भिद। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि परागकण को आप क्या बोलेंगे? नर युग्मक बोलेंगे कि नर युग्मकोद्भिद बोलेंगे? तो स्टूडेंट्स हम इसको नर युग्मकोद्भिद बोलेंगे क्योंकि परागकण के अंदर जब स्फुटन होगा तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं? नर युग्मक निकलते हैं। उसी प्रकार से भ्रूण कोश को हम क्या बोलेंगे? मादा युग्मकोद्भिद बोलेंगे क्योंकि इस मादा युग्मकोद्भिद के अंदर से ही मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो हम इसको मादा युग्मक नहीं कहेंगे, मादा युग्मकोद्भिद कहेंगे क्योंकि इसी के अंदर से किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, भ्रूण कोश में बीजांड द्वार के सिरे पर 3 सेल्स का समूह पाया जाता है, इसे अंड समुच्चय कहेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये बीजांड की स्ट्रक्चर थी। अब इसके अंदर देखिए, ये 3 कोशिकाओं का एक समूह है ना, और 3 कोशिकाओं का समूह ही ऊपर की साइड है। ये बीजांड द्वार की तरफ है और ये ऊपर की साइड में है। इसके अलावा बीच में एक केंद्रीय कोशिका पाई जाती है। उसमें कितने केंद्रक दिखा रहे हैं? 2 केंद्रक दिखा रखे हैं। तो इसी स्ट्रक्चर का हम डिटेल में नीचे पूरा डायग्राम देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर बीजांड द्वार सिरे के ऊपर मैंने आपको दिखाई 3 कोशिकाएं उपस्थित है। तो ये 3 कोशिकाओं का ये जो समूह है इसको क्या बोलेंगे? अंड समूह या अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहेंगे। इसमें एक कोशिका आकार में जो है नाशपति जैसी होती है उसको बोलते हैं अंड कोशिका। देखिए ये वाली कोशिका अंड कोशिका कहलाएगी, एंड ये दोनों कोशिकाएं हैं, ये दोनों कहलाएंगी सहायक कोशिकाएं। यह अंड कोशिका ही मादा युग्मक कहलाती है। स्टूडेंट इसके अंदर एक तो क्या थी? एक कोशिका नाशपति के आकार की थी, जिसे क्या कहा? अंड कोशिका कहा। तो ये अंड कोशिका ही क्या कहलाएगी? मादा युग्मक कहलाएगी, जो किसमें से निकलती है? भ्रूण कोश में से, मादा युग्मकोद्भिद में से। इसके अलावा ये 2 कोशिकाएं हैं, ये क्या कहलाएंगी? इसमें सहायक कोशिका कहलाएगी। फिर देखिए, निभाग भाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें प्रतिमुखी सेल्स कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत होती है, इसीलिए इनको क्या कहा? प्रतिमुखी। देखिए स्टूडेंट्स, उस डायग्राम में नीचे की साइड बीजांड द्वार था और ऊपर था निभाग। अब देखिए बीजांड द्वार के बिल्कुल अपोजिट साइड है, इसीलिए इन कोशिकाओं को क्या कहा गया? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा गया। और ये कितनी है संख्या में? 3 है। और ये वाली अंड समुच्चय में कितनी कोशिकाएं थी? 3। इसमें से एक कौन सी थी? अंड कोशिका। 2 थी सहायक कोशिका। और ये अंड कोशिका क्या होती है? नर युग्मक होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे, अंड समुच्चय व प्रतिमुखी कोशिकाओं के मध्य केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मध्य में ये वाली जो कोशिका है इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय कोशिका कहेंगे। और इस केंद्रीय कोशिका के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? 2 केंद्रक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये केंद्रीय कोशिका है और इसी के अंदर 2 केंद्रक उपस्थित हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे, तो इस प्रकार से हमने एक स्ट्रक्चर देख ली पूरी, इसकी डिटेल में भ्रूणकोश की पूरी स्ट्रक्चर हमने देखी। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि आवर्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 7 कोशिकीय व 8 न्यूक्लियकृत होता है। कैसे होता है? भ्रूणकोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय कैसे हुआ? देखिए 1 2 3, 3 कोशिकाएं ऊपर, 1 2 3 नीचे और बीच में एक केंद्रीय कोशिका। तो कोशिकाएं तो कितनी हो गई? 7 हो गई। लेकिन इसमें देखिए 1 2 3, 3 केंद्रक किसमें है? 3 केंद्रक इसमें है। इसके अलावा केंद्रीय कोशिका में भी 2 ध्रुवीय केंद्रक है। तो केंद्रक तो कितने हो गए? 8 हो गए। और कोशिकाएं कितनी हो गई? 7 हो गई। स्टूडेंट्स एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मतलब नीट के एग्जाम में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आवर्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 7 कोशिकीय व 8 न्यूक्लियकृत होता है। इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए। अब स्टूडेंट्स हमने बात कर ली, हमने पढ़ लिया इसके बारे में पूरा डिटेल कि मादा जनन अंग के अंदर हमने बीजांड के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने बीजांडासन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा
ये देखिए स्त्रीकेशन में हमने अंडक के बारे में पूरा ये देख लिया स्ट्रक्चर कि एपोकार्पस और सिनकार्पस स्ट्रक्चर क्या होती है। इसके अलावा वर्तिकाग्र का पूरा स्ट्रक्चर देखा हमने। इसके अलावा हमने इसके अंदर बीजांड की स्ट्रक्चर देख ली, गुरु बीजाणुधानी बीजांड की पूरी स्ट्रक्चर देख ली बीजांड के अंदर। उसके बाद में हमने पूरी डिटेल के बारे में भ्रूणकोश का डिटेल देखा विद डायग्राम। फिर लास्ट में हमने इसके बारे में देख लिया कि एक आवर्तबीजी भ्रूणकोश के परिपक्व होने के लिए कितने 7 कोशिकीय और 8 न्यूक्लीकृत होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आपको मैंने ये डायग्राम दिखाया था बीजांड का। तो स्टूडेंट अलग अलग पादपों में इस बीजांड की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। और एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक डायग्राम दे देंगे, उस डायग्राम के लिए पूछ लेंगे कि यह स्ट्रक्चर बीजांड की कौन सा प्रकार है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में हम कंफ्यूज ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीजांड के प्रकार, बीजांड द्वार तथा निभाग की, मैंने आपको बताया बीजांड द्वार होता है, उसके अपोजिट साइड में निभाग होता है। उसकी सापेक्ष स्थिति के आधार पर बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं। तो सर फर्स्ट हम देखते हैं रिजु बीजांड, या फिर इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस बीजांड। इस प्रकार का बीजांड क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है। बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। यहाँ पे बीजांड द्वार, फिर बीजांड वृंत और निभाग तीनों कैसे होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। तो इस प्रकार का बीजांड क्या कहलाएगा, रिजु बीजांड या फिर ऑर्थोट्रोपस बीजांड कहलाएगा। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में होते हैं, या फिर एक सीधा बीजांड का जो है आप बताइए क्या नाम होता है। तो आप बताएंगे ऑर्थोट्रोपस या रिजु बीजांड कहते हैं। और यह पाइपरेसी कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है, पुष्पों में पाया जाता है। आप देखिए प्रतीप बीजांड, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि हमने ये वाली स्ट्रक्चर ही क्यों पढ़ी, हमने ये वाली स्ट्रक्चर ही डिटेल में इसलिए पढ़ी स्टूडेंट्स क्योंकि 82% आवर्तबीजी पादपों के अंदर इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, बीजांड द्वार व निभाग सीधी रेखा में होते हैं। यहाँ है बीजांड द्वार, ऊपर क्या होता है, निभाग। ये तीनों क्या है, इसमें दोनों क्या है, सीधी रेखा में है। जबकि रिजु बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में थे, लेकिन इसमें सिर्फ बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। तो काफी बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के पादपों में, किस या फिर आवर्तबीजी पादपों में मोस्टली किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, या फिर आपको ये स्ट्रक्चर दे देंगे और पूछेंगे ये किस प्रकार का बीजांड है, तो आप बताएंगे यह एनाट्रोपस बीजांड है या फिर प्रतीप बीजांड इसको कहेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर देखिए वक्र बीजांड, इसको बोलेंगे कैंपाइलोट्रोपस, सीधी रेखा में नहीं होते। ये कैसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी मुड़ी हुई स्ट्रक्चर में होता है। देखिए इसमें निभाग यहाँ आ गया और यहाँ पर आ जाएगा बीजांड द्वार, इसके अलावा यहाँ पे है बीजांड वृंत। तो ये क्या है, एक मुड़ी हुई स्ट्रक्चर में, सीधी रेखा में नहीं है। मोस्टली लेग्यूमिनेसी पादपों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, वक्र बीजांड इसको कहते हैं। फोर्थ टाइप हमारा देखिए आप, अनुप्रस्थ बीजांड। बीजांड काय व भ्रूणकोश दोनों ही घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं। स्टूडेंट्स ये वाला एग्जांपल या फिर ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार आ जाता है कि किस प्रकार के बीजांड की आकृति घोड़े के नाल की शेप में होती है। तो आप बताएंगे अनुप्रस्थ बीजांड की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, या फिर इसको एम्फीट्रोपस बीजांड भी कहते हैं। ब्यूटामेसी कुल के पादपों के फूलों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। अब देखिए अर्धप्रतीप बीजांड, इस बीजांड में बीजांड काय तथा अध्यावरण बीजांड वृंत के समकोण पर होते हैं। देखिए ये बीजांड वृंत है और इसके क्या है, 90 डिग्री के ऊपर जो है समकोण स्थिति में बीजांड काय व अध्यावरण उपस्थित है। और ये मोस्टली किसमें होता है, रेननकुलेसी कुल में। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि रेननकुलेसी पादपों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि अर्धप्रतीप या हेमी एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड किस कुल के पादपों में पाया जाएगा। मतलब कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसको एकदम इजीली पढ़ लेना और इजीली आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट कुंडलित बीजांड। कुंडलित प्रकार का बीजांड कैक्टेसी कुल में पाया जाता है। इसमें बीजांड वृंत लंबा और बीजांड 390 के कोण पर घूम जाता है। 390 के कोण पे घूमने का मतलब क्या है, यहाँ से शुरू हुआ तो पूरा यहाँ पर जाकर ही क्या हुआ, खत्म हुआ। तो इस प्रकार का बीजांड जो है क्या कहलाएगा, कुंडलित बीजांड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स,
कुंडलित बीजांड कहेंगे। और ये किस प्रकार कौन से कुल के पादपों में पाया जाता है? कैक्टेसी कुल के पादपों के फूलों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पर पूरे बीजांड के बारे में भी पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है कि बीजांड किस किस प्रकार के स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसको देखिए, समझिए, और आप तो ये डायग्राम जो है इसको दिमाग में रखिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ आराम से इजीली लर्न हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ लिया नर जनन अंग के मादा जनन अंग के अंदर हमने पूरा डिटेल के अंदर गुरु बीजाणु धानी बीजांड के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा हमने यहाँ पर वर्तिकाग्र की स्ट्रक्चर देखी थी। इसके अलावा हमने स्त्री केशर, पिस्टिल बोल दो या मेगास्पोरोफिल बोल दो या कार्पल बोल दो, इसके बारे में पढ़ लिया। स्टूडेंट्स आगे हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणुधानी की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। गुरु बीजाणुधानी का निर्माण किस प्रकार से होता है वो सब हम आगे वाले चैप्टर के आगे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे जो भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। और स्टूडेंट्स आप मेरे जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।